आइए बेटा देखिए, हमने कहा कि नौपाषाणिक अवस्था से पशुपालन और कृषि के साथ पूछेगा तो मेहरगढ़ से आंसर आएगा। और यदि यही वनली पूछता पशुपालन के साक्ष्य कहां से, पशुपालन के साक्ष्य कहां से आ रहे हैं, यदि ये पूछता कि सिर्फ पशुपालन, कृषि न पूछता बेटा, इसका आंसर बदल जाता। पशुपालन के साक्ष्य जो है बागोर है ना, बागोर एवं आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, बागोर एवं आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य, और ये मध्य पाषाणिक अवस्था से है। तो ये आंसर में वेरिएशन करना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि अगले एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन उठा के देख ले, पिछले मान लीजिए पिछले एग्जाम में ऐसा पूछा और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा पूछ ले, तो ये भी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सारे लोग। अगला पॉइंट्स देखिए, आईआईटी खड़गपुर। अब देखिए ये भी करंट हिस्ट्री से जोड़ता हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन माने शोध कार्य के दौरान एक रिपोर्ट आई है कि कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी के पतन का कारण बना। सिंधु घाटी की सभ्यता पतन क्यों हुई, बारिश न होने के कारण, ऐसा आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल ने घोषित किया है ना बेटा। तो आपको बताऊं ऐसा शोध इसके पहले भी आया है कि सरस्वती नदी, सरस्वती जो नदी है बेटा, ये पहले बहुत अच्छी स्थिति में इनमें प्रवाह था और इनके आसपास बड़ी तेजी से माने बहुत तेजी से घनी बस्तियों का बसाव था। और इसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में भी नदियों में जल बेहतर रहता था, तो वहां भी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। वैसे भी जो कालीबंगा क्षेत्र है बेटा, और इसके अलावा बीकानेर में सोथी क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत बढ़िया ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं सैंधो सभ्यता से पहले। तो माने राजस्थान में भी बेहतर तरीके से पूरी व्यवस्था थी, अच्छी सभ्यता का केंद्र था। सरस्वती नदी का एक पार्ट उधर भी बहता था, एक पार्ट इधर प्रयाग की तरफ बहता था, तो बहुत अच्छी स्थिति में इधर लोग थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे वहां वर्षा की कमी आई। आईसीटी की जेट धाराओं के कारण माने जेट जो प्रवाह पवन है उधर की तरफ अरावली पर्वत से टकराने के कारण जाना बंद हो गया। उधर धीरे धीरे बारिश कम हो गई, पानी कम हो गया, सूखे का प्रकोप चलता चला गया, तो लोग उन इलाकों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में बसने लगे, जिसको हम आगे वैदिक संस्कृति के रूप में कहते हैं कि वैदिक संस्कृति के लोग उधर से प्रवास करके मैदानों की ओर चले आए। ठीक है, तो ऐसा इनके रिसर्च में आया है। 900 साल, लगभग 900 वर्षों तक उधर बारिश नहीं हुई, जिससे धीरे धीरे वह लोग उन स्थानों को छोड़कर दूसरे जगहों पर प्रवास कर गए। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, वेरी नाइस। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए बौद्ध, जैन और भागवत संप्रदाय से बनने वाले प्रश्नों की क्या स्थिति है। तो देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहां आयोजित हुई? पहली, भाई बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, है ना। मृत्यु इनकी हुई थी बेटा 483 बीसी में, है ना। कहां हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर अभी कहां है? यूपी में है। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद, मृत्यु के तुरंत कुछ समय के पश्चात, है ना, मगध के शासक, तत्कालीन मगध के शासक, है ना, उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, अजात शत्रु द्वारा, है ना, राजधानी माने इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी राजगृह, है ना, राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत, राजगृह की सप्तपर्णी गुहा में। कौन सी गुहा में? सप्तपर्णी गुहा। तो सप्तपर्णी गुहा में यह प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ओके भैया, कोई दिक्कत? दूसरी वाली 100 साल बाद, दूसरी वाली वैशाली में 100 साल बाद, ये यहां पे दूसरी हुई थी, द्वितीय, है ना, द्वितीय हुई थी 383 में, और तीसरी यहां हुई थी 251 अशोक के समय में। ठीक, ये पूरा डेटा मैंने आपको दिया। गया में कोई बौद्ध संगीत नहीं हुई थी,
गया में कोई भी बौद्ध संघ, बिल्कुल अफसार बिल्कुल सही है बेटा, गरिमा का भी आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, और लाइक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा तक हमारी बात पहुंचाइए। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, ध्यान से समझिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, व्यापक पैमाने माने ज्यादा ढेर सारा सोने की मुद्रा चलाई? सर्वप्रथम पूछता, उत्तर बदल जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने भारत में चलाई, स्वर्ण मुद्रा, तो आपका आंसर होगा सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने। किसने? इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई, है ना। लेकिन क्योंकि बड़ी मात्रा में, व्यापक पैमाने में, या यही क्वेश्चन होता सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का, प्योर, सर्वाधिक प्योर गोल्डन कॉइन किसने बनाया? यदि ऐसा क्वेश्चन होता भैया तो इसका आंसर बदल जाता, ठीक है। तो यही पूछा है, सर्वाधिक प्योर और सर्वाधिक व्यापक माने ढेर सारे सिक्के किसने चलाए? तो इसमें जो नाम है कुषाण शासक विम कड़फिसेस, इसे कुषाणों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है ना, कुषाण सत्ता का रियल फाउंडर। इसके अलावा मैं बात करूं, ये कुषाणों का भारतीकरण भी इसने किया, कुषाणों का भारतीकरण भी इसने किया, इसी ने महेश्वर की उपाधि धारण की, भारतीकरण किया, है ना, इसी ने, और महेश्वर की भी उपाधि धारण की इसी ने, है ना। इसी ने शिव, पार्वती, नंदी, त्रिशूल की आकृति वाले शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ओके, तो इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। तो ये सी आंसर आपका बहुत बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। इसमें मेनांडर के भी सिक्के मिले, लेकिन सबसे बेहतर आंसर ये होगा क्योंकि व्यापक पैमाने पर, तो कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेरीप्लस, ये पेरीप्लस है बेटा, है ना, पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टेसियस, प्लिनी, ठीक है, टॉलेमी, स्ट्रैबो, या कोई नहीं, या एक से अधिक लोगों ने, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, बेहतर तरीके से आपको जवाब देना है। तो टेसियस, प्लिनी, टॉलेमी, स्ट्रैबो, या कोई नहीं। पेरीप्लस द ऑफ द एरिथियन सी बेटा भारत और यूनान के बीच व्यापार की जानकारी देता है ना। भारत एवं, ये पुस्तक है बेटा, यूनानी राइटर ने लिखा है, यूनान के मध्य अरब सागर के माध्यम से होते हुए के मध्य व्यापार का संकेत इसी ने किया है ना, व्यापार की जानकारी इसी ने दी है। तो यह किसने लिखी? सही बात तो यह है बेटा, अच्छा प्लिनी नहीं होगा, इसका लेखक अज्ञात है, किसी अज्ञात लेखक, है ना, उस पर जानकारी नहीं मिली किसने लिखी। इसका आंसर आपका इसीलिए ई होगा, क्योंकि यह बुक तो मिली है ना, इस बुक के सेंटेंस तो मिले हैं कि पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी में ऐसा कहा गया, बट किसने लिखा इसकी कोई जानकारी नहीं है बेटा। बिल्कुल आप लोग माने वहां तक नहीं रीच कर पाए हैं, गलत है आप सभी लोग, ठीक है। एकदम इसका कोई लेखक नहीं है, ऐसा कोई जानकारी प्राप्त किसी भी बुक में नहीं मिली है, तो अज्ञात लेखक बिल्कुल नहीं, प्लीज होगा बेटा, एकदम गलत। चलिए आगे देखिए, गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चंस भी पुट अप हुए बेटा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, माने अपनी धुरी पर घूमती है। ये सबसे पहले किसने प्रूफ किया था बेटा? तो ये गुप्त काल में ऐसी बातें हुई हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चंद्र ग्रहण माने गति का सिद्धांत बताया, गति का आधार बताया या सिद्धांत बताया, और इसी गति से बताया चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कितने लगता है, सूर्य की माने पृथ्वी की परिधि भी एग्जैक्ट इन लोगों ने बताई थी, जो आज भी मान्य होता है बेटा, ठीक है, एकदम मान्य होता है अभी। हाँ बिल्कुल सही, कहीं से कुछ भी पूछ देता है, इसलिए हमें
पूरा तैयार रहना, मजबूती के साथ तैयार रहना है, जिससे हमारा कोई समस्या नहीं हो। ठीक है बेटा, तो आर्यभट्ट आंसर होगा। ये जो आर्यभट्टीयम ग्रंथ है, ये इसके माध्यम से चीजें यहां पर दिखाई देते हैं। ये महान गणितज्ञ भी थे, माने बहुत बड़े माने कैलकुलेटिव नॉलेज इनके पास बहुत ज्यादा थी, है ना। ओके भैया, चलो वेरी नाइस। आगे देखो, आगे देखो, सुवर्ण भूमि का वह राजा, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी, है ना। ये कौन था? स्वर्ण भूमि वाला, है ना। स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं बेटा? स्वर्ण भूमि, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है कि स्वर्ण भूमि जो है यह इंडोनेशियाई क्षेत्र के इलाके को कहते हैं, है ना। और इंडोनेशिया एवं म्यांमार दोनों के लिए साहित्य में इसका स्वर्ण भूमि, क्योंकि भारतीय व्यापारी इन क्षेत्रों से जाकर अधिक लाभ कमाते थे, अधिक सोना कमाते थे, इसीलिए इन्हें स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो अब ये जो समय है बेटा, ये जो समय है नालंदा में बौद्ध विहार बनाने वाली देवपाल का समय, ये लगभग 9वीं सेंचुरी है, 850 के आसपास। तो 9th सेंचुरी में वहां शैलेंद्र वंशीय शासक था स्वर्ण भूमि क्षेत्र में। कौन शासक था? शैलेंद्र वंश का शासक था, जो जावा सुमात्रा तक फैला था। माने शैलेंद्र वंशीय शासक, है ना। कहां शासन करता था? जावा से सुमात्रा तक, मींस इंडोनेशिया तक शासन करता था। तो यह राजा है बालपुत्र देव शासक है ना। बालपुत्र देव, चूड़ामन बर्मन नहीं बेटा, नो बिल्कुल नहीं, गलत, एकदम नहीं, ये नहीं। बालपुत्र देव ने यह डिमांड की थी। और मजेदार बात यह है कि देवपाल ने उसे एडॉप्ट करके 5 गांव दान में भी दे दिया था। देवपाल ने 5 गांव दान भी दे दिया था। ठीक है बेटा, जहां से उसका खर्च चलाया जाता है। ओके भैया, चलो क्लियर हो गया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं सभी लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी कौन था? बता रहा हूं मैं। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बख्तियार खिलजी था कौन भैया? मोहम्मद गोरी का गुलाम सरदार। ठीक है भैया, मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम सरदार थे, है ना। 3 प्रमुख गुलाम सरदार थे, जिनमें से एक बख्तियार खिलजी, 3 क्या आप 4 भी कह सकते हो, है ना। तो ये जिसमें से एक बख्तियार खिलजी भी था, अपने गुलामों को बड़े ही माने इच्छा शक्ति से पालता था। ठीक है भैया, तो ध्यान से समझिए। मोहम्मद गोरी का गुलाम सरदार था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका गुलाम था। इसके अलावा नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज, ये सब उसके गुलाम थे। क्योंकि मोहम्मद गोरी की अपनी कोई भी संतान नहीं थी, वह इन्हीं गुलाम सरदारों के द्वारा अपना विकास करता था। ठीक है, तो इसे उसने पूरब की ओर, भारत के पूर्वी क्षेत्रों माने बिहार और बंगाल, पूर्वी क्षेत्रों पर विजय के लिए नियुक्त किया था। और इसी ने बंगाल पर अटैक किया। बंगाल की राजधानी लखनौती, माने सेन वंशी राजा लक्ष्मण सेन के समय में इसने बंगाल पर अटैक किया, और वहीं से वापसी के समय इसने बिहार पर अटैक किया। ठीक है, तो इसका विवरण, है ना, इसका विवरण तबकाते नासिरी में प्राप्त होता। किसमें प्राप्त होता है? मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकाते नासिरी। इल्तुतमिश के समय से यह लिखना शुरू किया था। मिनहाजुद्दीन सिराज इसका नाम है, मिनहाजुद्दीन सिराज, ये इनकी किताब है, और इसी से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है।
जिसमें दरअसल मिनहाजुद्दीन सिराज तबकात नासिरी में तुर्कों की भारत पर विजय का उल्लेख किया है, जिसमें इस बात को भी उसने शेयर किया कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत बनाई और बाद में उसने विद्रोह भी कर दिया था। ओके भैया, तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से एफर्ट करते रहिए और लाइक शेयर लगातार आप करते रहिए। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व, माने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व लेने का दावा किया। माने कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि भूमि की माप कराकर टैक्स आधा ले लिया, टैक्स आधा ले लिया, 50% तक टैक्स का निर्धारण कर दिया। ऐसा कौन सा राजा था, कौन सा सुल्तान था कि जिसने भूमि की पहली बार माप कराई और माप के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया, है ना। इस पद्धति को, भूमि की माप पद्धति को क्या कहते हैं फारसी भाषा में? भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, ये कौन सी पद्धति कहलाती है ना? ये पद्धति कहलाती है मसाहत पद्धति है भैया ये। और मसाहत पद्धति सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी का यह तरीका था कि भूमि की माप कराई और प्रतिबिस्वा, बिस्वा समझते हो ना, प्रतिबिस्वा टैक्स का निर्धारण किया, टैक्स का निर्धारण। और सबसे मजेदार बात है कि उपज का लगभग 50%, ये जो अलाउद्दीन खिलजी बेटा, उपज का लगभग 50% टैक्स को वसूल लेता था, है ना। इसी से कहते हैं कि इन शासकों का धन तो बहुत बढ़ा, लेकिन जनता इसके समय में सुखी नहीं थी। बर्नी अलग कमेंट करता, बर्नी कहता है कि जो ये सुल्तानों के माने मुकुट थे, है ना, जो चमचमा रहे थे, ये दरअसल किसानों के अश्रुपूर्ण आंसू थे, माने आंसू थे, अश्रुपूर्ण जल था। माने कहने का मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा छीना गया ये धन था, जिससे मुकुट का मोती चमक रहा था। ये दर्द झलकता है भैया, है ना। चलिए, थैंक यू। इसको आगे ले जाइए बेटा, अन्य लोगों तक मेरी बात पहुंचे तब और मजा आएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, तब तो आप लोग सिर्फ प्री नहीं मेंस भी क्वालिफाई करोगे, है ना। जो हमारा प्री कम मेंस का कॉन्सेप्ट है बेटा, ऐसे ही थोड़ी बनेगा कि एक बार आप पढ़ लिए तो जिससे ये बड़ी तेजी से आगे आपका बढ़ता चला जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम लोग देखने के बाद भी इसको लाइक शेयर कम करते हो, है ना। तो ये कर दिया करो और बढ़ाया करो, आगे बढ़ाया करो। चल, आप सभी तो अच्छे ही हैं, अन्य लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, चल आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। अब देखो भैया, छोटा शासक था इसलिए छोटी छोटी सोच रखता था। विशेषकर ये बिहार के इलाके में भी शासन करता था, इसका इलाका बहुत छोटा था। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 नाम आपके सामने हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो भैया बहलोल लोदी भी बड़ा शासक था, है ना। सिकंदर शाह भी बड़ा शासक था, शेर शाह भी बड़ा शासक था, है ना। अब इसमें इस्लाम शाह थोड़ा ठीक ठाक शासक था। ये सिकंदर शाह लोदी अगर है तो बड़ा है, यदि सिकंदर शाह सूर है तो बहुत कमजोर शासक था। तो इस इस्लाम शाह सूर ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि भैया जिससे हम सेना पर बढ़िया, माने सेना पर बेहतर नियंत्रण हेतु छोटी छोटी इकाइयों में
विभाजन किया। यह कार्य इस्लाम शाह सूर का है, शेर शाह का बेटा था, शेर शाह का बेटा था। ओके भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीरी अकबर किसे कहते हैं भैया? रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया है। ठीक है, ओके बेटा। तो देखिए, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन, अथवा इनमें से कोई नहीं। कहा तो यहां तक जाता है शासक के बारे में कि अकबर की भांत पूरे कश्मीर में उदारता पूर्वक सारी नीतियों का निर्माण किया। अकबर तो इसके बाद थे, ये कह सकते हो कि कश्मीर में अकबर का पूर्वगामी, अकबर के पहले आया। ठीक, और अकबर जैसी नीतियां पहले ही बनाया। सती प्रथा पर बैन लगाना, है ना, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना, जो कार्य अकबर ने किया वो पहले इसने कश्मीर में कर डाला था। ठीक है भैया, तो बिल्कुल ये नाम है जैनुल आबदीन। ये जैनुल आबदीन सुल्तान है जिसने कश्मीर में वह सारा कार्य किया जो आगे चल के अकबर लगभग एक बड़े मुगल साम्राज्य में जिन चीजों का उसने प्रयोग किया, वह कार्य सुल्तान अब्दुल ने किया, मैंने जैनुल आबदीन ने किया। सुल्तान से पहले उसका भाई है ना सिकंदर बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था। वहां से इसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगा दिया था, मुस्लिम बसाया था। इसने, उसके भाई ने जब सत्ता संभाली, जैनुल आबदीन ने, इसने पुनः उन भगाए गए हिंदुओं को कश्मीर घाटी में बसाया। तो ये हिंदुओं को भगाना बसाना ये कोई नई बात आज वाली नहीं है, ये बड़ा पुराना इतिहास चला आ रहा है। उस इलाके के हिंदुओं को कई बार भगाया गया, लेकिन कुछ शासक हुए जिन्होंने किया, लेकिन बाद में पूरी तरीके मैंने जब थोड़ा सा कंट्रोलिंग आई है ना शाहमीर वंश में, तो वहां से लिबरल हुए। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में पुनः एक अच्छा माहौल बना, तो फिर हिंदुओं को वहां संरक्षण मिला। लेकिन बाद में 1990 के दशक में जैसे ही कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा पनपा, फिर से कश्मीर घाटी से लोग भगाए गए। तो वर्तमान समय में जब से वहां पर केंद्रीय शासन लगा हुआ, संघ शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से फिर से वह प्रक्रिया पुनर्जीवित हो चुकी है। तो कश्मीरी पंडितों का दर्द आप देखिए, दिल्ली में कैंप बना करके उनको रखा जाता है। तो ये बड़ा दुखद रहा है। यही इतिहास के वो जहरीले पहलू हैं आज जो हिंदुओं और मुसलमानों को एक अच्छे दोस्त होने के बाद भी पास लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये वर्तमान पीढ़ी की गतिविधियां नहीं हैं, ये प्राचीन पीढ़ियों की गतिविधियां हैं। कुछ सुल्तानों द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया कि जो आज भी समाज में जहर के तरीके फैला है। ठीक है, तो ये ऐसे बिंदु है बेटा जो हमारे माने हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में नस्तर के तरीके चुभते रहते हैं, और इनका वर्तमान जो धार्मिक नेता है इसका दुरुपयोग भी करते नजर आ रहे हैं। तीन चीजों को भी हमें इतिहास पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस किया जाए, तो बहुत जरूरी है इन चीजों को। ओके बेटा, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन, शेख बहाउद्दीन जकारिया। देखिए भैया, सूफियों के हमारे यहाँ कई संप्रदाय थे, है ना, सूफियों के बहुत ढेर सारे संप्रदायों की चर्चा करता है अबुल फजल आईने अकबरी में। ठीक है, तो उनमें एक सुहरावर्दी भी संस्थान था, है ना, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी से थे। ठीक है, अब आपको बता दूं, ये जो सूफी है बेटा, इनमें एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण था चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला, और एक ये सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया वाला जो भारत में स्थापित हुआ। इन दोनों की विचारधारा काफी अंतर थी, सुहरावर्दी और चिश्ती धन वैभव से लगाव नहीं रखते थे। चिश्ती जो है धन वैभव, है ना, एवं राजकीय संरक्षण, भाई निजामुद्दीन औलिया वगैरह कभी राजकीय संरक्षण नहीं स्वीकार किए, राजकीय संरक्षण से परहेज करते थे, परहेज था। ये बड़ा माने आपको महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। चिश्ती धन वैभव राजकीय सम्मान से परहेज करते थे, राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे। जबकि सुहरावर्दी जस्ट उल्टा, अपोजिट,
है ना, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करना होगा, धन चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन शैली, है ना, एवं राजकीय संरक्षण भी स्वीकार करते थे, है ना, राजकीय संरक्षण। तो बहाउद्दीन जकारिया वगैरह इल्तुतमिश के समय में थे और इल्तुतमिश समय इनका काफी सम्मान करता था। ठीक है, तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय किससे थे, सोहरावर्दी। सोहरावर्दी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे बेटा और राजकीय संरक्षण यह स्वीकार करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा, ए। ओके भैया, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी, चिश्ती नहीं है बेटा, चिश्ती जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू सोहरावर्दी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से समझना है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल, माने 40 स्तंभों पिलर पर एक मंजिला मकान बनाया जा रहा था। माने मंजिला, कई मंजिला मकान, सॉरी 40 स्तंभों पर बनाया जा रहा था। वैसे भी अकबर इसमें बड़ा महारथी था। 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया इतने बड़े निर्माण में, है ना, नदी के किनारे निर्माण हुआ था। तो ये स्टेटमेंट किसका है, मनुची का, मनुची, ट्रेवेनियर, अब्दुल हमीद लाहौरी या विलियम फिंच, बोले। चलिए देखिए बेटा, बता दूं, मनुची, ट्रेवेनियर, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये तीनों अकबर कालीन नहीं है। ये तीनों किस युग के हैं, देखिए, मनुची, ट्रेवेनियर, है ना, पेशे से जौहरी था और ये पेशे से चिकित्सक था मनुची, और अब्दुल हमीद लाहौरी, ये शाहजहां के राजकीय इतिहासकारों की श्रेणी में थे। शाहजहां का संरक्षण था इनके पास। ये तीनों, ये शाहजहां टू औरंगजेब का शासनकाल था। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, आंसर विलियम फिंच। ये अकबर और ये विलियम फिंच जो है बेटा, अकबर एवं जहांगीर के शासनकाल, यही विलियम फिंच का ही स्टेटमेंट है कि आगरा और लाहौर, यही विलियम फिंच का स्टेटमेंट है बेटा, आगरा और लाहौर दोनों लंदन से बड़े शहर थे, ये इसी का स्टेटमेंट है। और ये प्रयागराज भी आया और इसी ने प्रयागराज के बारे में उल्लेख किया कि यहां जो आगरा के इलाहाबाद के किले में, अकबर इलाहाबाद का किला बनवाया था, लाहौर का भी किला बनवाया था। तो अकबर के समय में, हाँ ठीक, चलो, ये राइटर भी है बेटा, राइटर भी है, तो ध्यान से समझिए। तो ये अकबर के किले में जो इमारत बन रही थी, जो 40 स्तंभों पर युक्त थी, कई मंजिला बन रही थी, इसमें 5000 से 20,000 लोग मजदूर काम किए। और भाई जितना बड़ा निर्माण है, देखो इतने बड़े बड़े निर्माण है, पहाड़ जैसे निर्माण, तो वो एक दिन में नहीं बनने वाले, है ना। 40 वर्षों तक काम किया, तब जाके वह अपने रियल शेप में आया। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, हाँ, से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था छांटना? तो आइए ऑप्शन देखते हैं बेटा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए, चलो, कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो देख भैया, ईसाई धर्म फैलाने के लिए अधिकारियों का प्रयास था, ये रीजन था, क्योंकि भाई जहां मौका पाते थे वहां ही अपना सिस्टम लागू करने का प्रयास करते थे।
भारतीयों ने समय समय पर रिएक्ट किया। मैंने समुद्र पार यात्रा म्यांमार जाना है तो बंगाल की खाड़ी से क्रॉस करिए, और भारतीय में माने हिंदू धर्म में समुद्र पार यात्रा धर्म विरुद्ध थी। समुद्र पार यात्रा धर्म विरुद्ध घोषित थी कि हमारी संस्कृति करप्ट हो जाएगी, दूसरी जगह चले जाओगे, तो इससे भी नाराज थे। भत्ते की रोकथाम, वास्तव में भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिकों की भांति, ब्रिटिश सैनिकों की भांति अतिरिक्त धन माने पेमेंट और भत्ते की मांग कर रहे थे, वो भी अंग्रेज नहीं दे रहे थे। तो यह भी है ना, यह भी रीजन है। अब अधिकारियों की अक्षमता, माने अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता के कारण सिपाहियों ने विद्रोह किया हो, ऐसा कुछ नहीं। सब एक से बढ़ के एक सक्षम थे, बस उनकी नीतियां डेंजरस थी। नीतियां डेंजरस थी, अपने मन का काम कराना चाहते थे, इस कारण से विद्रोह। यही वो रीजन है जो नहीं था। अक्षमता रीजन, क्षमतावान तो थे ही, क्षमतावान न होते तो इतने बड़े भारत पर शासन करते। क्षमतावान तो थे ही, लेकिन उनकी पॉलिसियां गड़बड़ थी, जिससे रिएक्शन हम भारतीयों ने किया। हमारे भारतीयों का रिएक्शन आने का कारण एक नहीं, ये सारे के सारे थे। तो यही रियल आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा, नॉट ट्रू। ओके, तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि यह आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा। भैया मुगल बादशाह बहादुर शाह सम्राट कहाँ के थे? सिर्फ लाल किले में। भाई अंग्रेज उन्हें इनडायरेक्ट लाल किले में नजरबंद किया था। बिना अंग्रेजों की अनुमति के वो जा ही नहीं सकते थे, बिना अंग्रेजों की अनुमति के वो जा ही नहीं सकते थे। कोर्स मोहम्मद अफशार, अभी यहां पढ़ रहे हो तो वहां जरूरत पड़ेगी इतिहास पढ़ाने की। इतना ब्रॉड लेवल पर यहां अध्ययन कर रहे हो, यूपीएसआई बचेगा इससे। इसी में मन लगा के पढ़ो, सारा कल्याण हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक, तो ध्यान से समझिए बात को। तो रहेगी क्या? कुछ नहीं भाई, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, कुछ नहीं। ये तो मजा ले रहा है आइटम, ठीक है। चांदनी चौक से पालम माने दिल्ली में यार, दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली में है ना। लाल किले तक बंधक थे, कहां जा सकते थे? पूरी तरीके अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। ओके भैया, पूरी तरीके से अंग्रेज के कंट्रोल में थे। क्या करेंगे? तो ये चांदनी चौक और पालम सब कहां है? दिल्ली में है। तो इनकी कहां है? ठीक भैया, तो देखते जाइए इसको बढ़िया से। ये आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने नहीं की? विजयनगर के राजा ने, हैदराबाद के निजाम ने, तमिलनाडु के निजाम ने, त्रावणकोर के दीवान बेलथंपी ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा? है ना बेटा? तो देखो यहां पर, अरे भैया विजयनगर में भी विद्रोह हुआ, तमिलनाडु के निजाम ने भी विद्रोह किया, त्रावणकोर के दीवान ने भी विद्रोह किया। हाँ, हैदराबाद के निजाम लगातार अंग्रेजी भक्त बने रहे, ब्रिटिश भक्त थे, अंग्रेजों के साथ अंतिम समय तक बने रहे, है ना। ब्रिटिश भक्त थे, अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। इन्हीं ने ही कभी विद्रोह नहीं किया हैदराबाद के निजाम ने, बाकी सब ने विद्रोह किया अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध। अंग्रेज जब मौका पाता था लोगों का राज झड़प लेता था। यही कार्य विजयनगर में किया, है ना। विजयनगर क्षेत्र में ही तो मैसूर राज्य था, उनकी सत्ता छीनी गई। तमिलनाडु के निजाम ने भी विद्रोह किया जब वहां पर मद्रास इलाके में कंट्रोल किया गया। त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह आप अच्छी तरीके जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने विद्रोह किया। सिर्फ हैदराबाद के निजाम आजीवन भक्त बने रहे अंग्रेजों के, ठीक है। यहां से किसी भी प्रकार का विद्रोह की सूचना नहीं मिलती है, ठीक है, कि जिसमें अंग्रेजों को समस्या होती। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? कुंवर सिंह 1857 क्रांति से है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में बहुत बड़े नेता थे, माने बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता थे राष्ट्रवादियों में, जिन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। तो कहां से लीडिंग किए थे? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह एवं
अमर सिंह, बिहार के शेर कहे जाते हैं। तो कहां से किए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या कोई नहीं, है ना? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या कोई नहीं, है ना बेटा? तो ध्यान आपको देना है कि इसमें आरा में एक लोकल जगह है बेटा, वहीं के जमींदार थे, जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर माने बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वैसे कॉमन क्वेश्चन हर जगह आता है। तो आरा जगदीशपुर बिहार में माने इनका अपनी रियासत थी, जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया। पटना नहीं, आरा जगदीशपुर, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। उसके विरुद्ध ये भी नाराज बैठे थे और अंततः इन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना? तो इस प्रकार अंग्रेजों के लगातार माने हर इलाके, माने विशेषकर उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में जबरदस्त रूप से बिहार में और अवध में जबरदस्त रूप से विद्रोह हुआ। सबसे बड़ा विद्रोही जो बिहार और अवधि था, इनमें भी अवध सबसे ज्यादा था, ठीक है, अवध। आगे देखते हैं किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। आदिवासी माने ट्राइब्स, है ना? इसमें ट्राइब्स कहां ज्यादा है? बिहार में, पंजाब में, सिंध में, काठियावाड़ में या कोई भी नहीं, ठीक है? देखो भैया, बिहार और झारखंड क्षेत्र में, है ना, बिहार और झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर की पहाड़ी जो है, छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र में एक इलाका है दामने कोह में कई जनजातियां निवास करती हैं और उन्हीं जनजातियों में संथाल, कोल, मुंडा, है ना? माने इसी बिहार और झारखंड दोनों में, है ना? बिहार एवं झारखंड, इन दोनों सेक्टर्स में ढेर सारी ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें संथाल, है ना, सिद्धू कानू नामक भाइयों ने विद्रोह किया था यहां से, है ना, मुंडा तो आजकल झारखंड में हो गए, कोल, ये आदि ऐसी ट्राइब्स हैं जो इन सेक्टर्स में हैं। तो निश्चित आंसर हम बिहार ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज्यादा संख्या अब आदिवासियों की झारखंड में हो गई है ना? ज्यादा संख्या, अधिकतम संख्या झारखंड में हो गई है। तो सामान्य आंसर आपका बिहार होगा। यदि इस टाइप का वेरिएशन देता, झारखंड भी देता, तो आपका आंसर झारखंड ज्यादा बेहतर आंसर होता, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे देखिए, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागृति वाला क्वेश्चन है उस टॉपिक से, मैंने जो 19वीं शताब्दी का सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था, 19वीं सेंचुरी का सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुआ था, है ना, उसी से रिलेशन है। ये एक बंगाल में फराइजी आंदोलन चलाया गया था बेटा। ये किसने शुरुआत की थी? किसने, है ना? फराइजी आंदोलन, ये मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। क्या है ये? मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन, जो उसमें करप्शन आ गया है उसको सुधारने का प्रयास था, ठीक है? तो यह जो मूवमेंट है मोस्टली हाजी शरीयत उल्लाह ने चलाया था, मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन, ठीक है भैया? समझ में आ रहा? मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था 1838 एडी में। इनकी मृत्यु 40 में हुई। फिर इसका नेतृत्व दूदू मियां ने किया। ये मूवमेंट 1838 एडी में था। इनके पश्चात बड़ा फेम बने दूदू मियां। तो दूदू मियां नेतृत्वकर्ता बने थे इनके बाद। तो दूदू मियां के नेतृत्व में यह और ज्यादा क्षेत्रीय लेवल पर डेवलप हो गया था। तो फराइजी आंदोलन है क्या बेटा? मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लगातार प्रयास करिए, जिससे निश्चित ही आपका विकास होगा। और अभी ये शुरुआत है बेटा, इसके बाद जल्द ही हमारी अन्य योजनाएं आपके सामने आएंगी जो आपको लाभ जरूर पहुंचाएंगी। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप तक हम अपनी योजनाएं
पहुंचा सके और आपको निश्चित सफलता दिला सके। तो ये आगे और बढ़ते हैं। आगे देखिए, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। रैयत मींस किसान होता है ना बेटा, क्या होता है? किसान। कल भी पढ़ाया था मैं आपको। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, है ना। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। तो चलिए देखिए, बहुत बढ़िया कंफ्यूजन में डाला है आप सभी लोगों को, है ना, बहुत बढ़िया कंफ्यूजन में, है ना। तो बताइए क्या इसमें दिमाग आपका चल रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही तो आपको परेशान करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, नील की खेती 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ तक बेहतर स्थिति में थी, लेकिन जैसे ही यूरोप में रासायनिक नीलों का जो है उत्पादन शुरू हुआ, केमिकल से, भैया भारत में नेचुरल नील बनाई जाती थी। इंडिगो का पौधा तैयार किया जाता था और हालांकि ये हमारे किसानों के खेत के लिए बड़ा अनुपजाऊ था। उर्वरता सोख लेता था, नमी सोख लेता था, बड़ा धीरे धीरे उत्पादन कम होता जा रहा। उत्पादन कम होने के बावजूद भी हमारे किसान जो बंगाल और बिहार वाले थे वो खेती करते रहते थे, है ना। तो कुछ मूल्य मिल जाता था इसलिए काम करते थे और अंग्रेजों ने जबरदस्ती खेती कराया भी, क्योंकि उनके क्षेत्रों पर कब्जा करके अपनी इच्छा अनुसार उनकी खेती करवाना शुरू किया। उनके जो दलाल थे, गुमास्ते थे, इससे क्या स्थिति पैदा हुई? तो सब कुछ ठीक चलता रहा जब दाम ठीक मिल रहा था, लेकिन 1850 के पश्चात, यूं कह लो 60 के पश्चात, है ना, 60 के आसपास तक बहुत खराब स्थिति हो गई। केमिकल से बनने वाली नील बहुत सस्ती हो गई, उसका उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और नेचुरल जो इंडिगो पौधे से नील बनाई जाती थी उसका डिमांड घटती चली गई। फिर भी जबरन खेती करा रहे थे मूल्य कम दे करके, है ना। इसी के विरुद्ध 1857 की क्रांति के पश्चात एक नील विद्रोह शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के पावना जिले में। कहां शुरू हुआ था ये? पावना जिला, पश्चिम बंगाल, है ना, पावना जिला में शुरू हुआ था, ठीक है। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास वगैरह के नेतृत्व में शुरू हुआ था और अंग्रेज इस संगठित विद्रोह से बहुत परेशान थे। इससे संबंधित पिछले भी ईयर में क्वेश्चन आया था कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोहियों का समर्थन किया था। ये देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिहार बोर्ड की खास बात है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है उसी के आसपास बार बार बनाता है, तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी और हम उसे एनालिसिस कर चुके हैं जिससे आपको और बारीकी से चीजों को बताएंगे दोस्तों, है ना। तो मित्रों अब देखिए आप अपने आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये होगा सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रही थी पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर, अमान्य माने जो नहीं चाहते थे, कम मूल्य पर जबरन खेती उनसे कराई जा रही थी। तो ये आंसर बेस्ट होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। इसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट बच्चों को होती चली जाती, इससे आपका बेहतर विकास होगा, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है बेटा। तो देखिए और देखिए जरा 1857 के दक्कन के दंगों, ये मिसप्रिंटिंग हो गया बेटा, दक्कन के दंगे 1875 में हुए थे, 57 में नहीं। दक्कन माने दक्षिण भारत में जो दंगे हुए थे उसका तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, अथवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक कारण, है ना। बताइए क्या दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का? जल्दी जल्दी थोड़ा सोचिए भी आप लोग, है ना, थोड़ा सोचना भी चाहिए आप सभी लोग। ओके, बोलिए फटाफट, बोलिए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास जरूर करना चाहिए बेटा, प्रयास होते रहना चाहिए, है ना। तो दरअसल अकाल की छाया इस समय नहीं थी, इसके पहले थी और इसके बाद भी हुई। ऊंची भू राजस्व की दर तो थी ही, लेकिन जो दक्कन का दंगा था ये अलग था।
दक्षिण भारत महाराष्ट्र जोन से लेकर नीचे की ओर जो दंगा हुआ, जो महाजन थे मनी लैंडर, वो ब्याज दर बहुत ऊंची लेकर के किसानों को ऋणजाल में फंसा लेते थे, तो इसके विरुद्ध दंगा था। और अंततः सरकार ने ठीक है, सरकार ने इसके लिए डेक्कन नियंत्रण, है ना, डेक्कन नियंत्रण अधिनियम पारित किया, भू राजस्व सुधार किया, उसके पश्चात ही जाकर के इन दंगों को कंट्रोल किया जा सका। तो डेक्कन में भूमि सुधार जब एक्ट बना, जहां पर उनके चंगुल से किसानों को बचाया जा सका। ठीक है, तो ये बी आंसर होगा बेटा। ठीक, ओके, तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, अर्थात जिसमें भारतीयता का पक्ष नहीं लिया जाता था। द हिंदू, बंगाली, दी महाराष्ट्र माने मराठा से मतलब, दी महाराष्ट्र से मतलब मराठा, अरे भाई शिवाजी वाला, है ना, अगरकर वाला, जीजी अगरकर वाला, बंगाली एसएन बनर्जी वाला है ये, द हिंदू अय्यर वाला है ये, तो यार द हिंदू अय्यर सुब्रमण्यम अय्यर का है, बंगाली एसएन बनर्जी का है ना, ये सुब्रमण्यम अय्यर साहब का है ना। दी मराठा ये जीजी अगरकर, और बाद में इसमें शिवाजी ने भी, सॉरी बीजी तिलक ने भी लिखा, अगारकर एवं संपादन का काम बीजी तिलक ने भी कहा। तो निश्चित है ये तो राष्ट्रवादी रहेंगे ही भाई, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी हैं। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये नहीं है, ये अंग्रेजी समर्थक है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उस समय का अंग्रेजी समर्थक न्यूज़पेपर है। समझ पाए? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ही आपको प्रयास करना है दोस्तों, इस प्रकार से आपका विकास बहुत बेहतर तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मध्यासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये दरअसल फाउंडर भैया देखो, ये सारी हैं, ये नाम जोड़ दिया, फाउंडर प्लस उनके लिए काम करने वाले। तो बहुत बढ़िया, ये तो आसान है यार, ये तो आसान है बेटा। चलो आगे देखो। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग को जोड़ लोगे यार, प्रार्थना समाज के फाउंडर में है। ठीक है, अब देखो यंग इंडिया, भैया महात्मा गांधी ने लिखा है इसको। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी हैं, है ना। बस रहनुमाई मजदयासन ये फारसी संस्था थी, जिसमें नौरोजी फरदोंजी, है ना, नौरोजी फरदोंजी। तो देखिए फिर से एक बार बताता हूं, थोड़ा सा कटपिट दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद माने गांधी जी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई मजदयासन सभा के संस्थापक फरदोंजी नौरोजी थे, है ना। तो अंडरस्टूड है, बी आंसर हो गया। बढ़िया है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन करिए। देखिए फिर से वही पिछला क्वेश्चन इस अंदाज में। अभी हमने बताया ना कि द हिंदू किसका पेपर था? सुब्रमण्यम अय्यर साहब, अभी पढ़ाया यार पीछे, है ना। केसरी भैया, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, अब देखो दो सीधे सेट मिल गए तो बचा ही क्या, आराम से। बंगाली में एसएस बनर्जी ने भी, साथ में गंगा प्रसाद वर्मा जी भी जुड़े थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी गोपाल कृष्ण गोखले हो गए हिंदुस्तानी, और सुधारक आपके सुरेंद्रनाथ
बनर्जी हो गए, तो आराम से आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया। तो ये को पेपर बनाने का तरीका है, इसको टफ बनाया उन्होंने। टफ बनाने का यहां पर पत्रिकाएं दे दिया 4-5 एक साथ, और उसी के तरीके उनके फाउंडर्स या उनसे रिलेटेड संपादक को जोड़ करके प्रश्न बना दिया। तो देखिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। भाई भारत सरकार का दबाव रहेगा तो व्हाइट है क्योंकि अंग्रेज हैं, सफेद हैं, व्हाइट मैन बर्डन माने अक्सर इन्हीं का दबाव बना रहता है, किस पर, बिजनेस पर, भारत सरकार पर। यह किसने कह दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्टेटमेंट बेटा किसका है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसे किससे लेके जोड़ेंगे, है ना? चलिए बताइए जल्दी से। बंकिम चंद्र चटर्जी तो बहुत माने काव्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इन्होंने इस प्रकार से सरकार पर कमेंट ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। महात्मा गांधी डायरेक्ट कभी भी सरकार का विरोध नहीं किए, अधिकारों की बात किए, अधिकारों की बात, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद भी लिबरल थे बेटा। सच्चिदानंद सिन्हा पूरी तरीके से एक पॉलिटिशियन थे और जबरदस्त रूप से इनका जवाब आता था। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है, वो जो बिहार के, जब बिहार स्टेट में पहली बार राष्ट्रवादी सरकार बनी तो उसमें ये कुल मिलाकर के वहां के राज्यपाल तक बनाए गए थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था। पहला ऐसा भारतीय जिन्हें गवर्नर एलजी का पद प्राप्त हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा भी हैं। और यही वो हैं जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मेंबर भी हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका बेहतर निर्माण हुआ होगा, और ऐसे ही हम लगातार बीपीएससी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्री-कम मेंस स्टाइल में डिस्क्राइब करते चलेंगे, जिससे आप आगे पीछे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाए। तो बहुत